हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल स्टैप हिमाचल। तो आज हम लोग हमारे डेली मेंस करंट अफेयर सेशन में फॉकलैंड आइलैंड डिस्प्यूट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फॉकलैंड आइलैंड हम लोगों को अटलांटिक ओशियन में देखने को मिलता है, जिसके ऊपर अर्जेंटीना एंड यूनाइटेड किंगडम दोनों अपना क्लेम करते हैं। अर्जेंटीना के अकॉर्डिंगली हिस्टोरिकली फॉकलैंड आइलैंड उसका है, इंग्लैंड के अकॉर्डिंगली, ब्रिटेन के अकॉर्डिंगली हिस्टोरिकली फॉकलैंड आइलैंड उसका है। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा इसके ऊपर हम यही डिस्कशन करेंगे कि इस स्पेसिफिक डिस्प्यूट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, 1982 में अर्जेंटीना एंड यूनाइटेड किंगडम इस स्पेसिफिक आइलैंड के ऊपर कंट्रोल के लिए एक वॉर लड़ चुके हैं, जिसमें यूनाइटेड किंगडम के द्वारा अर्जेंटीना को हरा दिया गया है। आज की अगर मैं बात करूंगा तो स्पेसिफिक टाइम पे फॉकलैंड आइलैंड के ऊपर हम लोगों को यूनाइटेड किंगडम का कंट्रोल देखने को मिलता है। लेकिन टाइम टू टाइम अर्जेंटीना ये डिमांड करता रहता है, ये क्लेम करता रहता है कि ये स्पेसिफिक आइलैंड उसका है। और अर्जेंटीना जब ये क्लेम कर रहा है तो उसके साथ साथ जो बाकी उसके पड़ोसी देश है, स्पेशली अगर मैं साउथ अमेरिकन कंट्रीज और कैरिबियन कंट्रीज की बात करूंगा तो अभी उन्होंने रिसेंटली एक रेजोल्यूशन पास किया है। एक इन सारे के सारे साउथ अमेरिकन एंड कैरिबियन कंट्री की एक ज्वाइंट पार्लियामेंट है, जिसमें एक रेजोल्यूशन पास किया गया, जिस रेजोल्यूशन में यह कहा गया कि जो फॉकलैंड आइलैंड है वो रियलिटी में अर्जेंटीना को बिलोंग करता है, वो यूनाइटेड किंगडम को बिलोंग नहीं करता है, जिसके पास वो अभी है। सिमिलरली कुछ समय पहले, 2 या 3 दिन पहले की ही बात है, चाइना ने भी अर्जेंटीना के इस क्लेम को सपोर्ट किया। चाइना के अकॉर्डिंगली जो फॉकलैंड आइलैंड है वो अर्जेंटीना का है, जिसके कारण ये स्पेसिफिक इशू जो टाइम टू टाइम हम लोगों को देखने को मिलता है, फिर से एक बार न्यूज में आ गया। और कोई भी चीज अगर न्यूज में आई तो हमारे लिए वो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंडिया का स्टांस फॉकलैंड आइलैंड के ऊपर कोई बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। यही कारण है, नॉर्मली जब भी हम लोग इंटरनेशनल डिस्प्यूट देखते हैं तो वहां पे हम लोग जो भी इंडिया का स्टांस है उसको भी साथ में एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन इंडिया का कोई भी स्पेसिफिक स्टांस हम लोगों को फॉकलैंड आइलैंड के ऊपर नहीं देखने को मिलता है। इंडिया ने कंप्लीटली एक न्यूट्रल व्यू पॉइंट रखा हुआ है, और इवन हम ऐसा भी कह सकते हैं कि शायद इंडिया जो है यहाँ पे ब्रिटेन का समर्थन कर रहा है, ब्रिटेन को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि फॉकलैंड आइलैंड में हम लोगों को इंडिया का कॉन्सुलर ऑफिस जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो मेनली केंद्रित है, आधारित है इस प्रॉपर डिस्प्यूट के ऊपर, जहां पे हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि क्यों अर्जेंटीना एंड यूनाइटेड किंगडम इस स्पेसिफिक आइलैंड के ऊपर आज भी अपना क्लेम कर रहे हैं। इवन अगर आप मैप देखोगे तो लॉजिकली अर्जेंटीना के बिल्कुल नजदीक है फॉकलैंड आइलैंड, और अर्जेंटीना के शायद नियंत्रण में होना चाहिए। यूनाइटेड किंगडम जो यहां से 12-13 हजार किलोमीटर दूर है, उसने अपना कंट्रोल इस आइलैंड के ऊपर रखा हुआ है। तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंस जो है, कोई ना कोई रेलेवेंस इस स्पेसिफिक आइलैंड की जरूर होगी। तो आज के लेक्चर में यही सारी चीजें देखी जाएगी। लेकिन सबसे पहले आप लोग जो फॉकलैंड आइलैंड है उसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लीजिए। फॉकलैंड आइलैंड को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक उसका है वेस्टर्न साइड, जिसको वेस्ट फॉकलैंड कहा जाता है या वेस्ट फॉकलैंड आइलैंड कहा जाता है, और एक उसकी है राइट साइड, जिसको हम ईस्ट फॉकलैंड आइलैंड के नाम से जानते हैं। फॉकलैंड आइलैंड की जो कैपिटल है वो स्टैनले है, और स्टैनले हम लोगों को कहां पे देखने को मिलता है, वो ईस्ट फॉकलैंड में देखने को मिलता है। अब सबसे पहले हम लोग यही डिस्कशन करेंगे कि जो डिस्प्यूट है उसकी ओरिजिनेशन कहां से हुई, लेकिन थोड़ा सा मैं इतिहास में आपको और पीछे लेके जाना चाहूंगा कि सबसे पहले जो फॉकलैंड आइलैंड है उसमें किसने सेटलमेंट की, यानी कि वो ऑन पेपर्स किसके कंट्रोल में रहा। नहीं तो किसी ना किसी आइलैंड के ऊपर कोई ना कोई आप लोगों को ट्राइब जरूर देखने को मिलती है, लेकिन जब कोलोनाइजेशन हुई, जो स्पेन के द्वारा, फ्रांस के द्वारा एंड ब्रिटेन के द्वारा की गई नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका की, उस टाइम के दौरान ज्यादा क्लेम जो है इन सारे के सारे देशों के, जिनका नाम अभी मैंने लिया, ये किया करते थे कि साउथ अमेरिका में ये एरिया मेरे पास है, नॉर्थ अमेरिका का ये एरिया जो है वो मेरे पास है। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि ये जो कॉलोनियल पावर्स थी, इनमें से सबसे पहला कंट्रोल किस पावर ने यहां पे एस्टेब्लिश किया। तो सबसे पहले जो यहां पे हम लोगों को प्रॉपर रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं वो फ्रेंच के हैं। इवन दो ब्रिटेन ये क्लेम करता है कि फ्रेंच के आने से पहले एक ब्रिटिश कैप्टन ऑलरेडी फॉकलैंड आइलैंड के ऊपर आ चुका था 1690 में, लेकिन जो ज्यादा एक्सेप्टेड व्यू पॉइंट है वो ये है कि सबसे पहले जिन्होंने प्रॉपर सेटलमेंट ईस्टर्न फॉकलैंड में एस्टेब्लिश की, उनका नाम था फ्रेंच। 1764 में लुइस एंटोने जो है वो फॉकलैंड आइलैंड के ऊपर आए और उन्होंने एक प्रॉपर फ्रेंच सेटलमेंट एस्टेब्लिश की। तो इस तरीके से सबसे पहले फॉकलैंड आइलैंड के ऊपर हम लोगों को फ्रेंच का कंट्रोल एस्टेब्लिश होता हुआ देखने को मिला। कुछ समय के बाद फ्रेंच और स्पेन के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, जहां पे फ्रेंच ने फॉकलैंड आइलैंड को स्पेन को सौंप दिया,
2 सालों के बाद यानी कि 1766 में जो फॉकलैंड आइलैंड था वो फ्रांस से कहां पे चला गया, वो स्पेन में चला गया। लेकिन इसी बीच में 1765 में एक कैप्टन हुआ करते थे, ब्रिटिश कैप्टन, जिनका नाम कैप्टन जॉन ब्रायन था। इन्होंने भी जो वेस्टर्न साइड थी फॉकलैंड आइलैंड की, उनके ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया और वहां पे ब्रिटेन या ब्रिटिश जो हैं उन्होंने भी रहना शुरू कर दिया। तो आसान भाषा में स्पेन के कंट्रोल करने से पहले ब्रिटेन पहले ऑलरेडी हम लोगों को इन स्पेसिफिक एरियाज में आता हुआ देखने को मिलेगा। तो यही रीजन है जहां पे ब्रिटेन के द्वारा ये क्लेम किया जाता है कि ये स्पेसिफिक एरिया जो फॉकलैंड एरिया है वो हिस्टोरिकली उसका है। इवन जैसा कि मैंने आपको बताया, वो ये भी कहते हैं कि 1690 में एक हमारा कैप्टन था, वो ऑलरेडी फॉकलैंड आइलैंड के ऊपर आ चुका था, तो हमने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, तो हमारा था। उस जमाने में चीजें ऐसी चला करती थी, शायद आज ऐसी चीजें नहीं चलती। तो कहानी क्या समझ आ रही है आप लोगों को? फ्रांस आया, देन ब्रिटेन आया। 1766 में फ्रांस ने ये एरिया जो है वो स्पेन को दे दिया। स्पेन और ब्रिटेन के बीच में बैटल हुई, वहां पे स्पेन ने ब्रिटेन को यहां से धकेल दिया और पूरे का पूरा जो एरिया है वो किसके कंट्रोल में आ गया, वो स्पेन के कंट्रोल में आ गया। तो ये चीज जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 1766 में फ्रांस ने स्पेन को एरिया दे दिया। 1770 में ब्रिटेन जो है उसको स्पेन ने वहां से धकेल दिया। ये वो वाला टाइम पीरियड भी है जहां पे ब्रिटेन जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका उस टाइम पे इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ रहा था, वहां पे ज्यादा इन्वॉल्व था। यही रीजन था ब्रिटेन ने यहां पे ज्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं की, उन्होंने सारा का सारा ध्यान जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या अमेरिका के ऊपर लगाया हुआ था, जो नॉर्थ अमेरिका में सिचुएटेड कुछ एरियाज थे। क्लियर? तो इस तरीके से जो है वो 1770 तक आते आते ये पूरा एरिया किसके पास चला गया था, ये स्पेन के पास चला गया था। अब थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको मैप दिखाया, साउथ अमेरिका की मैक्सिमम टेरिटरीज जो थी वो हम लोगों को स्पेन के पास देखने को मिलती थी, या कुछ टेरिटरी जो है वो पोर्चुगीज के पास भी देखने को मिलती थी। तो 1816 में 1816 में जो अर्जेंटीना है उसने स्पेन से आजादी ली, क्योंकि जब 19th सेंचुरी की शुरुआत हुई थी तो बहुत सारी जो नॉर्थ अमेरिकन एंड साउथ अमेरिकन कंट्रीज उनको आजादी मिल रही थी। जैसे एशिया में या एशिया एंड अफ्रीका में 20th सेंचुरी में कंट्रीज को आजादी मिली, इंडिपेंडेंस मिली। जो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका है जहां पे सबसे पहले कोलोनाइजेशन हुई है, होपफुली आप लोगों को ये पता भी होगा कि सबसे पहले जो कोलोनाइजेशन हुई है, क्लियर, जहां पे अंग्रेजों के द्वारा, फ्रेंच के द्वारा, स्पेन के द्वारा, पोर्चुगीज के द्वारा एरियाज को अपनी कॉलोनी बनाया गया, उनको इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया गया, वो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका था। उसके बाद वो अफ्रीका एंड एशिया वाले देशों में पहुंचे। तो जो पहले कोलोनाइज होगा, ऑब्वियस बात है उसकी आजादी भी हमें पहले देखने को मिलेगी। तो स्पेन से अर्जेंटीना 1816 में आजाद हुआ और 1820 में अर्जेंटीना ने जो फॉकलैंड आइलैंड है उनको अपने कंट्रोल में ले लिया, ये बोल के कि ये सारे के सारे एरिया जो है वो क्योंकि हमारे क्षेत्र के नजदीक ही हैं, तो ये स्पेसिफिक आइलैंड के ऊपर हमारा क्लेम है। और बहुत समय तक, वो 10, 12, 15 साल, 13 सालों तक अब उन आइलैंड्स के ऊपर हम लोगों को किसका कंट्रोल होता हुआ देखने को मिलेगा, हम लोगों को अर्जेंटीना का कंट्रोल होता हुआ देखने को मिलेगा। तो 1820 में फॉकलैंड आइलैंड किसके पास चले गए, अर्जेंटीना के पास चले गए। तो अर्जेंटीना यहां से क्लेम करते कि देखो जब हम आजाद 1816 में हुए, हम स्पेन की टेरिटरी थी, वही वाली कहानी जैसे हमारी आज की है, क्लियर, कि जो अंग्रेजों के कंट्रोल में एरिया हुआ करता था वो इंडिया बन गया, या कुछ एरिया जो वो पाकिस्तान बन गया। सिमिलरली अर्जेंटीना का भी यही था कि जो फॉकलैंड आइलैंड थे उनको हमने अपने कंट्रोल में ले लिया, क्योंकि ये एरिया स्पेन का हिस्सा था और क्योंकि हमें स्पेन से आजादी मिली तो फॉकलैंड आइलैंड जो है वो हमारा हिस्सा कंसीडर किया जाएगा। क्लियर? लेकिन ब्रिटेन जो 19th सेंचुरी तक आते आते या 19th सेंचुरी के मिड तक एक बहुत बड़ी पावर बन चुका था, उसने अपना जो क्लेम था, क्योंकि कुछ समय पहले अंग्रेजों के पास हुआ करता था, अपना क्लेम जो है वो फिर इस टेरिटरी के ऊपर डाला और 1833 में 1833 में अर्जेंटीना को वहां से बाहर निकाला और फिर से जो फॉकलैंड आइलैंड है उसके ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश किया। तो इस तरीके से 1833 में जो फॉकलैंड आइलैंड है वो किसके कंट्रोल में आ गया, वो आपका इंग्लैंड के कंट्रोल में आ गया, वो आपका ब्रिटेन के कंट्रोल में आ गया। और 1833 से लेके आज तक ये ब्रिटेन के कंट्रोल में ही है। लेकिन अर्जेंटीना और ब्रिटेन का बहुत समय से डिस्प्यूट चलता रहा। पहले भी अर्जेंटीना क्लेम करता रहा कि स्पेसिफिक आइलैंड जो है उसको दे दिया जाए, लेकिन ब्रिटेन नहीं माना। इवन जब यूनाइटेड नेशन की 1945 में फॉर्मेशन हुई, तब भी ये डिस्प्यूट जो है वो यूनाइटेड नेशन में गया, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही थी कि किस तरीके से जो देशों के बीच के डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व किया जाए। तो यूनाइटेड नेशन ने देखिए क्या किया, यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो है वो 1965 में
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है उसने एक रेजोल्यूशन अप्रूव किया जिसके अकॉर्डिंगली दोनों पार्टीज इस स्पेसिफिक डिस्प्यूट को पीसफुली रिजॉल्व करेंगी, यानी कि दोनों पार्टीज बैठेंगी और डिसाइड करेंगे कि इस जो स्पेसिफिक डिस्प्यूट है उसका करना क्या है। तो बहुत सालों तक 15, 20, 25 सालों तक जो है वो ये डिस्प्यूट चलता रहा, लेकिन कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला। अर्जेंटीना उस स्पेसिफिक टाइम पे, यानी कि अब मैं बात कर रहा हूं 1982 की, 1982 में अगर मैं अर्जेंटीना का थोड़ा सा पॉलिटिकल सिस्टम आप सब लोगों के साथ डिस्कस करूं तो अर्जेंटीना पे यहां पे मिलिट्री का रूल था और अर्जेंटीना की जो इकोनॉमिक स्थिति थी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। सिमिलरली ब्रिटेन की अगर मैं बात करूंगा तो वहां पे मार्गरेट थैचर जो है वो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, जो बड़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड लेडी कंसीडर किया जाती थी। अगर मैं जो इतिहास है, नो डाउट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं उनके, लेकिन जब मैं इतिहास की बात करता हूं तो वहां पे मार्गरेट थैचर को आज भी जो ब्रिटेन है उसमें अच्छा एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो कंसीडर, स्ट्रॉन्ग हेडेड प्राइम मिनिस्टर जो है वो कंसीडर किया जाता है। तो हुआ क्या कि 1982 में जो मिलिट्री उस स्पेसिफिक टाइम पे रूल कर रही थी और जो मिलिट्री रूलर था जिसका नाम लियोपोल्डो गैलिट्री था, क्लियर, इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग जो फॉकलैंड आइलैंड है इनको ब्रिटेन से वापस ले लेंगे, क्योंकि इनके अकॉर्डिंगली ब्रिटेन शायद इतनी दूर की टेरिटरी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। और 1982 2 अप्रैल 1982 को अर्जेंटीना की जो आर्मी है वो ब्रिटिश टेरिटरी में, यानी कि जो फॉकलैंड आइलैंड है उस पर एंटर करती है और पूरे का पूरा जो फॉकलैंड आइलैंड है वो अर्जेंटीना के कंट्रोल में चला जाता है। इसके खिलाफ ब्रिटेन के द्वारा अपने जो एयरफोर्स है, अपनी जो नेवी है उसको भेजा जाता है। इन दोनों के बीच में बैटल चलती है। 10 जून 1982 में जो ब्रिटेन है वो अर्जेंटीना को सरेंडर करने पे मजबूर करता है और इस तरीके से जो फॉकलैंड आइलैंड कुछ समय के लिए अर्जेंटीना के कंट्रोल में आया था अब वो वापस ब्रिटेन के कंट्रोल में चला जाता है और आज तक वो ब्रिटेन के कंट्रोल में ही है। लेकिन टाइम टू टाइम क्योंकि 40 साल हो गए हैं, 40 इयर्स हो गए हैं इस वॉर को, तो अभी थोड़ा सा हम लोगों को फिर से जो है वो न्यूज के अंदर या अर्जेंटीना की तरफ से कोई डिप्लोमेसी की जा रही है जहां पे वो प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ऑन यूनाइटेड किंगडम कि उनकी जो बात है उसको सुना जाए या इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो फॉकलैंड आइलैंड के ऊपर उनका जो कंट्रोल है उसको एंडोर्स करे। लेकिन बहुत ज्यादा सपोर्ट अर्जेंटीना को नहीं मिल रही है। लेकिन जो चाइना के सपोर्ट है वो शायद एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क हो सकता है, क्योंकि चाइना स्पेसिफिक टाइम पे अपने आप को एक बड़ी ग्लोबल पावर के रूप में एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। तो 1982 में 10 जून 1982 को यह वॉर खत्म हुआ और जो फॉकलैंड आइलैंड है उसके ऊपर फिर से यूनाइटेड किंगडम का कंट्रोल एस्टेब्लिश हुआ। यूनाइटेड किंगडम ने यह बताने के लिए कि जो फॉकलैंड आइलैंड है यहां के लोग यूनाइटेड किंगडम के साथ रहना चाहते हैं, 2013 में एक रेफरेंडम करवाया। रेफरेंडम का मतलब है लोगों से पूछा गया कि आप कहां जाना चाहते हो, आप क्या इंग्लैंड में रहना या ब्रिटेन का हिस्सा बनना चाहते हो या नहीं बनना चाहते हो। 99.8% लोगों ने कहा कि हम लोग ब्रिटेन का हिस्सा बनना चाहते हैं। सिर्फ 0.02% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम लोग यहां का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से ब्रिटेन ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज दिया कि जो फॉकलैंड आइलैंड के लोग हैं वो ब्रिटेन का ही हिस्सा बनना चाहते हैं। जो अर्जेंटीना है उसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। अर्जेंटीना ने इसको रिजेक्ट किया क्योंकि अर्जेंटीना की यहां पे कोई भी हामी नहीं थी। और उसके साथ साथ अगर मैं डेमोग्राफी की बात करूंगा फॉकलैंड आइलैंड की, तो वो डेमोग्राफी जो वो ब्रिटेन ऐसे चेंज कर दी हुई है कि अगर वोटिंग कभी भी कोई भी करवा लेगा तो वो ब्रिटेन के साथ ही जाएंगे। तो ये प्रॉपर एक डिस्प्यूट है। अब यहां पे थोड़ा सा आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि इंग्लैंड का या ब्रिटेन का इंटरेस्ट क्या है। जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि 12-13 हजार किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में, तो ब्रिटेन क्यों इंटरेस्टेड है उस स्पेसिफिक टेरिटरी के ऊपर अपना कंट्रोल डालने के लिए। देखिए ब्रिटेन को जो अटलांटिक ओशियन है, क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो फॉकलैंड आइलैंड को ब्रिटेन के द्वारा बहुत लार्जली यूज किया गया था। क्लियर। तो अगर ब्रिटेन अपनी जो बिल्कुल आपका सदर्न टिप है अटलांटिक ओशियन का, अगर उसको वो कंट्रोल पे करना चाहता है, जैसे अगर मैप को हम एक बार फिर से देखें तो देखिए अगर यहां पे इंग्लैंड बैठा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये पूरे का पूरा जो रास्ता है पैसिफिक और अटलांटिक ओशियन का, इसको ब्रिटेन ओवरसी कर सकता है। क्लियर। तो सिक्योरिटी रीजन से जो ब्रिटेन है वो फॉकलैंड आइलैंड को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। सेम रीजन जो है वो अर्जेंटीना का भी है। अर्जेंटीना का सबसे पहला फैक्टर है कि ये बिल्कुल उसके नजदीक है, तो लॉजिकली जो उसकी मैरीटाइम बाउंड्री है अगर कोई उसको टच कर रहा है क्लियर तो उसके कंट्रोल में आना चाहिए। एंड सेकेंडली अगर एक यूरोपियन पावर उसके नजदीक उसके पड़ोस में बैठी हुई है अपनी सेना को लेके, तो वो उसके लिए फ्यूचर में खतरा हो सकता है, उसके लिए सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। क्लियर। तो इस स्पेसिफिक टाइम पे चाहे रीजन हिस्टोरिक दिया जा रहा है, लेकिन ये जो डिस्प्यूट है ये ज्यादा सिक्योरिटी से रिलेटेड ज्यादा बड़ी कंसर्न है, जहां पे इंग्लैंड इसको नहीं छोड़ना चाहता है और अर्जेंटीना जब इसके ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करना चाहता है। क्लियर। तो ये था हमारा प्रॉपर डिस्प्यूट जो करंट इशू था। क्यों ये न्यूज में आया था वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ही लिया, लेकिन ये प्रॉपर जो डिस्प्यूट है होपफुली आप सब लोगों को क्लियर हो गया।
तो इसी के साथ आज के जो सेशन है उसको मैं खत्म करता हूं कि नेक्स्ट वीक किसी और करंट अफेयर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।